उस वक्त सब घर वाले खानज़ादा के रूम में थे। नई दुल्हन की तबीयत ख़राब थी, बुखार और बीपी लो हो रहा था। या वो इतनी नाजुक मिजाज थी कि एक दिन सफ़र करके बीमार पड़ गई, या कोई और वजह थी। खानी बेगम एक तरफ चेयर पर बैठी उसे तक रही थी। मेकअप से पाक चेहरा और नर्म हल्का लिबास पहने वो कोई नौमर लड़की ही लग रही थी। चेहरे पर मलाहत, नकूश में नरमी और किसी बच्चे के जैसी शफाफ जिल्द, शहद रंग आँखें जैसे चमकता हुआ कांच हो। वह मुश्किल कंधों तक पहुँचते बाल भी शहद रंग थे। बिलाशुबा वो प्यारी थी, मगर ये तय था कि वो मनाल हाशिम खान की जगह नहीं ले सकती थी। वो उस जैसी तीखे नकूश वाली हसीन सुर्ख सफ़ेद रंगत और दराज कद नहीं थी। ना उसके पास आला ख़ानदान था। वो सर झटक कर सामने अपने बेटे को देखने लगी। वो ठिठका रहा था उन्हें। सुबह सुबह इलाके की लेडी डॉक्टर को बुलवा भेजा था, चेकअप करवाया, मुलाजमा को बुलवा कर ड्रेस चेंज करवाया, और अब भी वो बिना फ्रेश हुए उसी रफुलिये में खाए पिए बगैर फिक्रमंद सा खड़ा था। ये इंसानियत के एहसास या रिश्ते की फ़िक्र से बढ़कर कुछ था। ऐसा कुछ कुछ ऐसा जो चौंका रहा था, जैसे वो लड़की को ना सिर्फ जानता है बल्कि करीबी ताल्लुक है। वो उलझ कर रह गई। क्या ऐसा हो सकता था कि एक ही रात में वो उसे इतनी भा गई थी कि उसकी बीमारी पर वो सब भूल रहा था। गुलजान बेगम ने गर्म सूप पिलाया उसे और मेडिसन दी। उसे सुलाकर वो खड़ी हुई। बाकी सब कमरे से बाहर जा चुके थे। खानी बेगम भी जाने के लिए उठी। अब तो सर दर्द हो गया था। उस लड़की जितनी बज़ाहिर प्यारी थी, उनके दिल को लग ही नहीं रही थी वो। डॉक्टर ने कहा वीकनेस है, शायद कल से कुछ खाया पिया नहीं था। क्या रात को कुछ खिलाया था मोरे गुल? वो गुलजान बेगम से सवाल कर रहा था। उसकी फिक्र खानी बेगम को बुरी लग रही थी। ये तो घर वालों को सोचना चाहिए था कि भूखा प्यासा क्यों रखा। यहाँ आकर सब ने खाया पिया, इससे पूछते रहे। अजीब गूंगी लड़की है, न सर उठाने की जहमत की, न जवाब देने की। बच्ची नहीं है खानज़ादा कि इसे ज़बरदस्ती खिलाते। हो सके तो तौर तरीके सिखा देना, ये शहरी ज़िंदगी की नाजुकियाँ आप भूल जाए। खानी बेगम के स्पाट लहजे में दिए गए जवाब पर वो उन्हें देख कर रह गया। ओके, अब ये यहाँ है तो हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर के सामने क्या इंप्रेशन पड़ा होगा इस हवेली का, जहाँ पहले रोज़ की दुल्हन को कुछ खाने को ना मिला हो। इख्तलाफात घर तक रहें तो बेहतर है मोरे। लोगों में कहानियाँ नहीं बननी चाहिए। वो कुछ तवक्कुफ के बाद संजीदगी से बोला तो उन्हें खामोश होना पड़ा। मोरे गुल, अब अब से इसके खाने पीने का आप ख़ास ख्याल रखेंगी। अगर दोबारा खाना ना खाए या तबीयत बिगड़ी तो इसके साथ आपसे भी सवाल करूँगा। उसके हुक्मिया भरे लहजे पर गुलजान बेगम सर हिला गए। वो जानता था गुलजान को रोका गया होगा। ये भी जानता था गुलजान अच्छे से ख्याल रखेंगी, इसलिए खानी बेगम के सामने उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी। अब कम अज़ कम गुलजान बेगम को प्रिहान का ख्याल रखने पर कोई रोक टोक नहीं करेगा। खानी बेगम बेजार तासुरात लिए वहाँ से चली गई। दुल्हन बहुत प्यारी है खानज़ादा, तुम्हारे लिए इसे ही होना चाहिए था यहाँ। गुलजान ने ज़रा रुक कर दवाओं के ज़ेरे असर सोती प्रिहान को देख मुस्कुराते हुए कहा तो वो सर को खम कर गया। क्या आपको अच्छी लगी या मुझे बहला रही हैं? वो नर्म मुस्कुराहट लिए दोस्ताना अंदाज में उनसे पूछने लगा। कुछ पल पहले वाली संजीदगी गायब थी। मुझे बहुत अच्छी लगी, बस घबराई हुई है, शायद इसलिए सबको इसका रवैया बुरा लग रहा है। तुम बेजार ना होना, कुछ वक्त देना, ठीक हो जाएगी। उन्होंने अपनी तरफ से उसका दिल साफ करना चाहा। उनकी सादगी पर वो हंस पड़ा। जी जानता हूँ, आप फिक्र ना करें। ईसा से कहिएगा अगर बाहर जाने लगे तो गार्ड साथ लेकर जाए। मैं जानता हूँ सना चची और ईसा को यह सब अच्छा नहीं लगता, मगर अभी ये ज़रूरी है। उसकी फिक्रमंदी पर गुलजान मुस्कुराकर सर हिलाती बाहर चली गई। उसने गहरा सांस भरकर बेड के पास जाकर प्रिहान को देखा। वो सुकून से सो रही थी। सुबह फजर के वक्त जब वो उठा तो उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ था। बेचैनी से करवटें बदल रही थी। गैर आरामदेह लिबास और जेवरात के चुभने से भी तंग हो रही थी। उसने जेवरात और बालों में स्टाइलिश जूड़े से मसनूई पिनें लगाकर साइड पर रख दी। उसका ड्रेस चेंज करवाने में मदद के लिए मुलाजमा को बुलवा लिया। जब उसे जगाया तो नीम व सुर्ख आंखें लिए कुछ देर तो वो गायब दमागी से हर तरफ देखती रही, फिर चौंक गई थी। एक साइड पर पड़े दुपट्टा, जेवर और खुले बालों पर कंफ्यूज होती खानज़ादा से नज़रें चुरा गई। उसने सलाम किया मगर जवाब नहीं मिला। शायद सुना नहीं या फिर इग्नोर कर गई थी। ड्रेस चेंज करके आई तो मुलाजमा के जाते ही उसने तबीयत का भी पूछा, मगर वो तब भी कम्फर्टर ओढ़ती अनसुनी कर गई। उसका रवैया अजीब था। वो नज़रें चुरा रही थी, नज़रअंदाज कर रही थी। वो वजह नहीं समझ पाया, मगर उसकी तबीयत का सोचकर खामोश रहा। वो अपना ड्रेस लेकर शावर लेने चला गया। इस बार तबीयत की वजह से इग्नोर कर रहा था उसका, मगर उसका यही रवैया रहा तो वो इतना नर्म मिजाज या दीवाना नहीं था कि माफ़ कर देता। शावर लेकर बाहर आया तो मोबाइल पर अननोन नंबर से जाने कब से कॉल्स आ रही थी। मोबाइल साइलेंट पर होने की वजह से जान नहीं पाया। मोबाइल उठाकर कॉल अटेंड करते कान से लगाया और बाल ब्रश करने लगा। अस्सलामुअलैकुम, जी खानज़ादा हदीर बात कर रहा हूँ। लड़की की आवाज़ और सवाल पर उसने संजीदगी से सवालिया अंदाज में जवाब दिया। मैं प्रीसा हूँ, प्रिहान की बड़ी बहन। क्या वो ठीक है?
प्रीसा के तारुफ और सवाल पर उसने ड्रेसिंग मिरर से नजर आते प्रिहान के अक्स को देखा। जी हाँ ठीक है, रात को टेम्परेचर हो गया था, शायद थकन से, बट शी इज़ मच बेटर नाउ। वो साफ गोई से बताने लगा। बात घुमाने या छुपाने का उसे ना तरीका आता था ना ज़रूरत महसूस होती थी। और वो एक्चुअली काफ़ी डिस्टर्ब भी थी। आप जानते हैं किन हालात से गुजर कर शादी हुई। कल सारा दिन सही से कुछ खाया पिया नहीं। मुझे यही परेशानी थी कि तबीयत ना बिगड़ जाए इसकी। रिसेप्शन तो परसों है, अगर बुरा ना लगे तो हम मिलने आ जाएं। छोटी बहन अटैच है बहुत ज़्यादा, तो सो नहीं पाई सारी रात। प्रीसा ने संभल कर परेशानी से वजाहत देते इजाज़त मांगी। आपको यहाँ आने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, मगर ये काफ़ी बड़ा सफ़र है। अगर चाहें तो वीडियो कॉल पर बात करवा दूंगा। प्रिहान ठीक है, मेडिसिन लेकर सो रही है, उसने नरमी से जवाब देते प्रीसा की आधी परेशानी ख़त्म कर दी। ठीक है, हमसे रहा नहीं जाएगा, एक बार मिल लेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। प्रीसा इत्मीनान से कॉल काट चुकी थी। वो हैंड वॉच पर टाइम देखने लगा। अभी दिन के 10 बज रहे थे। परफ्यूम स्प्रे करता प्रिहान के पास जाकर रुक गया। झुककर परेशानी से हाथ रखते हुए उसकी पेशानी पर टेम्परेचर चेक किया। अब पहले की निस्बत कदरे कम बुखार था। वो पलटकर कमरे से निकला और किचन की तरफ बढ़ा। गुलजान बेगम हमेशा की तरह मुलाजमाओं के साथ किचन संभाली खड़ी थी। आज जरशा भी उन्हीं के साथ थी। मोरे गुल, इनको अच्छा सा मेन्यू समझा दें। लंच के लिए प्रिहान की फैमिली आ रही है और आप दोनों किचन से निकलें। बाहर नहीं बैठना तो रूम में जाकर रेस्ट करें, सारा दिन यहीं गुजार देती हैं। उसने दरवाजे पर खड़े खड़े माथे पर बल डालकर हाथ हिलाती मुलाजमाओं को घूरा तो वो जल्दी से गुलजान बेगम और जरशा का काम संभालने लगी। उससे बहस का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए जरशा को भेज वो लंच का मेन्यू तरतीब देने लगी। लाला, मैं भाभी के पास चली जाऊँ, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ना। किचन के बाहर टहलती जरशा ने झिझक कर इजाज़त मांगी। इजाज़त मांगने का मतलब वो जानता ही था। उससे खानज़ादा के रूम में बैठे रहने पर भी सवाल होता। वो मुस्कुराया। मुझे खुशी होगी अगर तुम उसका ख्याल रखो। वो उसके सर पर हाथ रखकर अपनायत से बोला तो जरशा की आंखें चमक उठी। भागकर उसके कमरे की तरफ गई। वो मोहब्बत से उसे जाता देख रहा था। उसे जरशा की फ़िक्र पर वाकई खुशी हुई थी। बड़ी बहनें फैमिलीज़ वाली थी, यहाँ आकर भी बच्चों के साथ बिजी थी और पलवशा का रवैया उसे अजीब लगा। वो खुश हुई थी मगर ज़्यादा वक्त के लिए नहीं। आज प्रिहान के लिए रस्मन सब घर वाले रूम में आए थे, मगर पलवशा गायब थी। शायद उसे भी मनाल की जगह प्रिहान का आना बुरा लगा था। वो सोच में गुम ड्राइंग रूम में बैठे सब घर वालों के पास जा बैठा। तुम्हारी दुल्हन आज कमरे में ही रहने वाली है क्या? हवेली की नई बहू देखने के लिए लोग बेचैन हैं। सुबह से कितने लोग आ चुके हैं। खान यूसुफ की बात पर वो उन्हें कंधा। तुम्हारी दुल्हन आज कमरे में ही रहने वाली है क्या? हवेली की नई बहू देखने के लिए लोग बेचैन हैं, और वो है कि कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही। सुबह से कितने लोग आ चुके हैं। खान यूसुफ की बात पर वो उन्हें देखता कंधे उचका गया। जल्दी क्या है, वो यहीं है, मिल लेंगे लोग भी उससे। उसकी लापरवाही देखकर वो बस उसे देख कर ही रह गए। ऐसे ख्याल क्यों रख रहा था जैसे मनचाही बीवी हो। बात सुने लाला। ईसा खिसक कर उसके पास होकर बैठता राजदारी से बोला तो उसने चौंक कर उसे देखा। सब कह रहे हैं ये जिद में की जाने वाली शादी है, मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा? ईसा ने आंखें घुमाकर मायनी खेजी से कहा। और तुम्हें क्या लगता है? खानजादा ने आईब्रो उचकाकर पूछा तो वो कंधे उचकाकर सीधा हुआ। जिद्दी होगी, मगर लगता है देखकर नीयत बदल गई। ईसा की बात पर उसका दिमाग घूमा। वो जब से आया था उसके मिजाज के खिलाफ काम कर रहा था। वैसे भी वो मिजाजन काफ़ी खानजादा से मुशाबे होने के बावजूद उसके दिमाग की दही किए रखता था। हवेली में सबसे छोटा लड़का था, मगर एक हरकत भी ऐसी नहीं थी कि नरमी से डील किया जाए उसे। खान दावर का लाडला था और इसी लाड का फ़ायदा उठाता था। अभी वो उसकी कल से मुसलसल की जाने वाली बकवास बातों और हरकत पर कोई करारा सा जवाब देता कि बैरूनी दरवाजे से दाखिल होने वाली शख्सियत को देख सबकी बोलती यकदम बंद हुई। जैसे वक्त थम गया, सन्नाटा सा छा गया। मूसा, सबसे पहले सना बेगम झटका खाकर उठी थी। चेहरे पर जमानों की थकन समेटे वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। ब्लैक ड्रेस पैंट और ग्रीन शर्ट पहने वो कहीं से भी पुराने वाला मूसा नहीं लग रहा था, मगर वो लौट आया था आखिरकार। जाने बाप के एक्सीडेंट की इत्तला पर या फिर अपने जिगरी दोस्त की शादी पर, मगर पूरे 3 साल बाद वो लौट आने की हिम्मत कर ही गया था आखिर। वो सबसे मिलता खानजादा के सामने आ रुका तो उसने पुरजोश अंदाज में उसे गले से लगा लिया। तुमने अपनी आवाज़ के लिए बहुत तरसाया है हदीर। घर के एक एक फर्द से कॉल पर मिन्नतें करता था कि तुम्हारी आवाज़ सुना दें, तुमसे कहें कि तुम मुझसे बात कर लो। मूसा उसके गले लगकर नम आवाज़ में बोला। अगर कॉल पर मिल जाता तो क्या लौट आते तुम? वो पुरसकून होकर अलग हुआ उससे तो मूसा ने घूर कर देखा। हवेली वालों का जोश देखने के काबिल था। खान यूसुफ को भी इत्मीनान हुआ।
नज़र के सामने रहे सब के सब, उनके लिए यही बहुत था। मूसा खान जवार की हालत देखकर परेशान हो रहा था। सना बेगम जैसे आज खुलकर मुस्कुरा रही थी। जब से मूसा गया था उसकी कमी तो सताती ही थी। ईसा ने भी घर आना कम कर दिया था। उनकी ज़िंदगी की असल रौनक तो उनके दोनों बेटे ही थे। सबसे फ्री होकर वो अपने रूम में खानज़ादा के साथ बैठा था और बैठते ही शिकवा कर दिया, शादी कर ली मेरे बगैर, ये वैल्यू है मेरी। बेड पर टांगे लटकाकर सीधा लेटा खानजादा कोहनी के बल उठकर मूसा को देखने लगा, जो रूठी बीवियों वाला मुंह बनाए बैठा था। तुमने भी तो पूरे 3 साल मेरे बगैर रह लिए, तो मैं भी शिकवा करूं? खैर छोड़ो, शादी नहीं बस निकाह हुआ है, वलीमा परसों है। मुझे यकीन था तुम आ जाओगे, ना आते तो फिर मैंने सवाल करना था। वो माथे पर बल डालकर बोलता, फिर से सीधा लेट गया। अचानक शादी क्यों की? मोहब्बत करते हो क्या उससे? मूसा ने सब भुलाकर मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। नहीं, बस इतना पता है मनाल हाशिम खान से बेहतर है। वो गहरी संजीदगी से बोल गया। मेरे वाली गलती मत दोहराना हदीर, मोहब्बत नहीं थी तो शादी क्यों की? मूसा परेशान हुआ। और इत्तफाक देखो मूसा, मेरी बीवी भी एक डेयर करते हुए मिले मुझे, एक बार 2 बार और शायद हर बार ही। मगर फिक्र मत करो, मैं खान मूसा नहीं हूँ, मैं खानज़ादा हदीर हूँ, मेरा ज़र्फ बड़ा है। वो संजीदगी से बोल रहा था। मूसा चुप होकर रह गया। दरवाज़ा धाड़ से खुला और खूंखार तेवर लिए ईसा कदम आगे बढ़ाता बेड के पास आया। क्या कहा था ना मैंने आपको, मेरी या घर वालों की कोई परवाह नहीं, आपके लिए बस हदीर लाला इम्पोर्टेंट है। वो मूसा के सर पर सवार हो गया था। खानजादा ने खामोशी से उसका ड्रामा मुलाहिजा किया। मज़े की बात तो यह है कि तुम्हें भी मेरी तवज्जो नहीं चाहिए, तुम्हें भी सबसे ज़्यादा अपने हदीर लाला की तवज्जो चाहिए। मूसा ने मुस्कुराकर अपने छोटे भाई को देखा, जो इन 3 सालों में ही अच्छा खासा हैंडसम और बड़ा लग रहा था। और एक भी काम ऐसे नहीं कि दिल जीते, बस महंगी गाड़ी के शो हैं और लड़की के साथ आइसक्रीम पार्लर के चक्कर। खानजादा ने उसी तरह सीधे लेटे एक नज़र ईसा को देखकर तंजिया कहा तो वो सटपटा गया। यूनिवर्सिटी फेलो है मेरी, बस कभी कोई काम हो तो। आपने मेरे पीछे स्पाइस छोड़ रखे हैं क्या? ईसा वजाहत देता देता रुक कर नाराज़गी से बोला और धप करके वहीं बैठ भी गया। इतना फ्री नहीं हुआ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम जिन रोड्स पर घूमते हो ना, हमारे आने जाने के लिए भी वही यूज़ होते हैं शायद। खानज़ादा ने जताते हुए उसकी रूहानी शक्ल पर मुस्कुराहट दबाई। आपको बताने आया था, आपके इन लॉज आए हैं और आपसे मिलने के लिए पूरी तरह बेताब हैं। वैसे आप सुबह से भाभी के पास गए नहीं, मैं होता तो सारा वक्त अपनी वाइफ के पास बैठा रहता। ईसा की चमकती नीली आंखों में शोखी थी। मूसा उसकी बात पर खानज़ादा को तकने लगा। वो बेजार था, अपनी बीवी से या कोई और बात थी? वैसे जब से मेरी शादी हुई है तुम कुछ ज़्यादा तरसे हुए कंवारे नहीं बन गए हो? अभी तुम्हारा वक्त दूर है, क्योंकि आगा जान इस बार तुम दोनों की शादी खानदान में बल्कि हवेली में ही करने का सोच चुके हैं। और लड़कियां अभी पढ़ रही हैं। बेड से उठकर कपड़े झाड़ कर एक गहरी निगाह दोनों भाइयों पर डालकर बोलता वो बाहर निकल गया, जबकि दोनों पीछे मुंह खोले बैठे थे। मूसा को लगा उसका दम घुट जाएगा। पूरे 3 साल बाद वो लौटा था, मगर वक्त शायद वहीं खड़ा था। इस बार पलवशा के लिए इनकार की वो क्या वजह देगा? खानजादा ने उसे एक भी दिन चैन से नहीं बैठने दिया। आते ही बेसकूनी का तोहफा थमा दिया। मेरी बहनें हैं दोनों, मैं घर से भाग जाऊंगा ज़बरदस्ती की तो। खानजादा लाला अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं यहाँ से जाकर वापस ही नहीं आऊँगा। ईसा की बुड़बुड़ाहटें जारी थी। मूसा ने बेचारगी से उसे देखा, जो गहरे सदमे में था। वो बेड पर गिरता अपने बाल खींचने लगा। खानजादा ने शायद ठान ली थी, घर के किसी भी फर्द को सुकून से नहीं रहने देगा। वो लोग हवेली पहुंचे तो सब उनसे अच्छे से मिले थे। कुछ देर बिठाकर खानी बेगम ने उन्हें खानजादा के रूम में ही भेज दिया। प्रिहान मेडिसन के बाद अच्छी नींद लेकर थकन उतरने के बाद काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। खानजादा की हिदायत पर जरशे ने उससे फैमिली के आने की खबर देने के साथ अच्छे से तैयार होने में भी मदद दी थी। गहरे जामनी रंग की घुटनों से ज़रा नीचे आती शर्ट, जिसके हाफ स्लीव से उसकी मखमली बाजू नज़र आ रहे थे, डार्क ग्रे ट्राउज़र जिस पर भारी काम हुआ था, हमरंग दुपट्टा भी काम से भरा हुआ था। जरशा ने हल्का मेकअप कर दिया। नफीस सी ज्वेलरी पहनकर वो गजब ढाने लगी थी। चेहरे पर अजली मासूमियत के साथ मुस्कुराहट भी अब सजा ली थी। अभी तैयार होकर नीचे जाती कि सब रूम में ही आ गए। अंकल और आफान भाई मर्दान खाने में थे। आनी, प्रीसा और पूर्वा से मिलकर वो जज्बाती हुई। कैफ और रिफरा को प्यार करती। कुछ पल के लिए वो सब भूल गए। पूर्वा के पास बहुत दुखड़े थे रोने के लिए, जबकि आनी और प्रीसा बगौर उसका चेहरा देख रही थी। खुश होना हानो, हदीर भाई अच्छे हैं ना? प्रीसा ने नरमी से पूछा तो वो सर हिलाती मुस्कुराई। सब अच्छे हैं, मैं तो थकन से बीमार हो गई थी अपिया। गुलजान आंटी ने बहुत अच्छा सूप बनाकर पिलाया मुझे। और जरशा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है। आपको पता है हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम है। वो हदीर के जिक्र को गोल करती मुस्कुराकर बता रही थी। फिर आनी को देखा, जिनका चेहरा शायद थकन से जर्द हो रहा था।
आनी, आपने इतना लंबा सफ़र क्यों किया? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, प्लीज़ यहाँ आकर लेट जाएँ। वो फ़िक्रमंदी से बोलती उनके नाना करने के बावजूद सहारा देकर बेड पर तकियों के सहारे उन्हें नीम दराज़ कर गए। "प्रिहान," आनी ने उसका हाथ थामकर अपने पास बिठाया। "मुझे उम्मीद है कि हदीर अच्छा इंतख़ाब ठहरेगा, मगर फिर भी अगर कभी परेशानी हो या कोई मुश्किल हो तो छुपाना मत, मुझे ज़रूर बताना बेटा। लड़कियों की शादी हो जाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो अपनों के सामने मस्नूई मुस्कुराहट सजाकर अज़ियतें सहती रहें।" आनी के नर्म मोहब्बत भरे लहजे पर वो उनके सीने लग गए। कुछ रोज़ पहले की बदतमीज़ी पर दिल खोलकर शर्मिंदगी हुई। आनी प्यार से उसके बाल सहला रही थी जब दरवाजे पर होती दस्तक पर सब मुतवज्जो हुए। हदीर कमरे में दाखिल हुआ, स्किन कलर कॉटन के शलवार कमीज़ में, मर्दाना वजाहत से भरपूर दराज कद और दिलकश चेहरे पर सजी नर्म मुस्कुराहट पर आनी और प्रीसा ने बेख्तियार प्रिहान की किस्मत पर रश्क किया। इतना मुकम्मल और खूबसूरत इंसान मिला था उसे, जो यकीनन अच्छा भी था। वो सबसे हाल अहवाल लेता अपनी एक तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठ चुका था।